हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पे। आज का हमारा सेशन मुख्यतः आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी पर आधारित है, लेकिन इसके अलावा भी आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा जिसके अंतर्गत भूगोल का सिलेबस दिया गया है वो आप देख सकते हो। ये जो सेशन है वो यूजीसी नेट ज्योग्राफी, सेट फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जिसके अंतर्गत भूगोल का सिलेबस दिया गया है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी हमारे इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष सेशन। पहला सवाल है, मानव भूगोल में मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। मानव भूगोल की ये परिभाषा कौन से विद्वान ने दी है? ऑप्शन ए ब्लांस, ऑप्शन बी सर्सिल सैंपल, ऑप्शन सी रेडजेल, ऑप्शन डी डिकेन और पीट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डिकेन और पीट्स। अगला सवाल है, एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में सम्मिलित कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक भौतिक विशेषताएं, दो सांस्कृतिक तत्व, तीन मानव क्रियाएं, चार परिवहन। और कूट इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, और ऑप्शन डी तीन और चार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और तीन। एक और तीन के अंतर्गत भौतिक विशेषताएं और मानवीय क्रियाएं आते हैं। ये हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित। तो अगला सवाल है, सौर शक्ति को मूर्ख शक्ति कौन से भूगोलवेत्ता ने कहा है? ऑप्शन ए ब्लांस, ऑप्शन बी ब्रूंस, ऑप्शन सी हंटिंगटन, ऑप्शन डी हडसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रूंस ने। अगला सवाल, ब्लांस के अपने कौन सी पुस्तक में बताया कि किसी देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहां के प्राकृतिक मानचित्र के आधार पर किया जाना सही है? ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी मानव भूगोल के सिद्धांत, ऑप्शन सी एनल्स द जियोग्राफी, ऑप्शन डी जियोग्राफी यूनिवर्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एनल्स। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से भूगोलवेत्ता ने खनन क्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है? ऑप्शन ए ब्लांस, ऑप्शन बी रेडजेल, ऑप्शन सी ब्रूंस, ऑप्शन डी सॉवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रूंस। अगला सवाल, सफ़ेद कॉलर श्रमिक कौन से व्यवसाय करते हैं? कौन से व्यवसाय को सफ़ेद कॉलर व्यवसाय कहते हैं? तो ऑप्शन ए द्वितीयक व्यवसाय, ऑप्शन बी तृतीयक व्यवसाय, ऑप्शन सी चतुर्थक व्यवसाय, और ऑप्शन डी पंचम व्यवसाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय को सफ़ेद कॉलर कहा जाता है। वही प्रारंभिक व्यवसाय या प्राथमिक व्यवसाय को लाल कॉलर कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय को श्वेत या सफ़ेद कॉलर कहा जाता है। तृतीयक व्यवसाय को गुलाबी कॉलर कहा जाता है। और चतुर्थक जो व्यवसाय है उसको नीला कॉलर, और अंत में पंचम जो व्यवसाय है उसको गोल्ड या स्वर्ण कलर कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक महामार्गों की लंबाई कौन से देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका में विश्व का सर्वाधिक महामार्गों की लंबाई है। वहीं पर विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश है वो महाद्वीप है, वो भी उत्तरी अमेरिका है। और रेल घनत्व जो सर्वाधिक है वो यूरोप में है। और सर्वाधिक रेल घनत्व वाला देश बेल्जियम है जो यूरोप में स्थित है, जहाँ पे प्रति 6.5 किलोमीटर के अंतर्गत 1 किलोमीटर रेल मार्ग है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से रेल मार्ग को कनाडा की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा है? ऑप्शन ए कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, ऑप्शन बी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ऑप्शन सी ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, और ऑप्शन डी यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अगला सवाल, पनामा नहर से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए पनामा नहर का निर्माण 1914 में अमेरिका के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी पनामा नहर में
6 जलबंधक तंत्र हैं। ऑप्शन सी पनामा नहर में 5 लॉक्स हैं। ऑप्शन डी पनामा नहर की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कि पनामा नहर में 5 लॉक्स हैं। पनामा नहर में 5 लॉक्स न होकर पनामा नहर में केवल 3 लॉक्स हैं। 3 लॉक्स के अंतर्गत पहला है गाटू लॉक्स जो कि अंटार्कटिका तट पर स्थित है, वही पेड्रा लॉक्स, और तीसरा है मीरा फ्लास लॉक जो कि प्रशांत महासागर के तट या साइड में स्थित है। इसमें वे और भी है, जैसे पनामा नहर का निर्माण 1914 में कराया गया था। पनामा नहर में जल तंत्र है और पनामा नहर की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। अगला सवाल है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन ए इस जलमार्ग से 1/4 समुद्री व्यापार होता है। इस जलमार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एबरडीन बंदरगाह है। और ऑप्शन डी पश्चिमी यूरोप के तट पर रोटरडम बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एबरडीन बंदरगाह। ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें ये जो एबरडीन बंदरगाह है ये उत्तरी अमेरिका में न होकर ग्रेट ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में स्थित है। अगला सवाल, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1769 और ऑप्शन डी 1859 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1859 को। सुएज नहर के बारे में और भी तथ्य हैं। सुएज नहर की स्थापना 1869 में मिस्र देश में हुई थी। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। इसके उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है और इसके दक्षिण में पोर्ट सुएज है। वही इसकी लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है और गहराई 11 से 15 मीटर है। यहाँ पर प्रतिदिन 100 जहाज़ों का आवागमन होता है और इसको पार करने में लगभग प्रतिदिन 10 से 12 घंटे लगते हैं। अगला सवाल है, संसार कौन से व्यवसाय में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए द्वितीय व्यवसाय, ऑप्शन बी तृतीय व्यवसाय, ऑप्शन सी चतुर्थ व्यवसाय, ऑप्शन डी पंचम व्यवसाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तृतीय व्यवसाय। ऑप्शन बी तृतीय व्यवसाय। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष सेवाओं को तृतीय क्रियाओं में तथा अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ क्रियाओं में शामिल किया जाता है। ये कौन से भूगोलवेत्ता का कथन है। ऑप्शन ए जीन गॉटमैन, ऑप्शन बी टिगटन, ऑप्शन सी हॉटसन और ऑप्शन डी रेडजेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जीन गॉटमैन। अगला सवाल है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एफ्टा का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी लिक्विडटेंस्टीन और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डेनमार्क। अगला सवाल है, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी स्पेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी है जो यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शन ए 146, ऑप्शन बी 137, ऑप्शन सी 156 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 166 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है एशिया महाद्वीप का। अगला सवाल है, विश्व की जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग कितना समय लगा। ऑप्शन ए 11 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष और ऑप्शन सी 18 वर्ष और ऑप्शन डी है वो 23 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 11 वर्ष। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए महाद्वीप और ऑप्शन एक साइड में घनत्व है महाद्वीप और उसका घनत्व। ऑप्शन ए अफ्रीका 43, ऑप्शन बी यूरोप 33, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका 32 और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका 30। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका 30, जबकि उत्तरी अमेरिका का घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल,
कौन से अक्षांश को यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या की धुरी कहा जाता है? ऑप्शन ए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला सवाल है, विश्व के सघन बसाव क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी दक्षिणी एशिया, ऑप्शन सी पश्चिमी एशिया और ऑप्शन डी है वो कांगो बेसिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कांगो बेसिन। अगला सवाल है, निश्चयवाद से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इस विचारधारा के जनक जर्मन विचारक थे, ऑप्शन बी कांट इस विचारधारा के पोषक रहे, ऑप्शन सी मानव प्रकृति के धूलकण के समान है ये रेडजल ने कहा, और ऑप्शन डी पहला निश्चयवादी विचार स्ट्रबो था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मानव प्रकृति के धूलकण के समान है ये रेडजल ने कहा था। अगला सवाल, निम्न में से कौन संभववाद के विचारक नहीं है? ऑप्शन ए फ्रेबे, ऑप्शन बी डिमांजिया, ऑप्शन सी किरचॉफ और ऑप्शन डी हंटिंगटन। इसमें थोड़ा ज़्यादा कोई टाइपिंग मिस्टेक से हो गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हंटिंगटन। हंटिंगटन है जो संभववाद के विचारक नहीं है, बाकी फ्रेबे हैं, डिमोजिया हैं, किरचॉफ हैं, ये सभी संभववाद के विचारक हैं। अगला सवाल है, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है यह कथन कौन से भूगोलवेत्ता का है? ऑप्शन ए फ्रेबे, ऑप्शन बी सावर, ऑप्शन सी ब्लांस और ऑप्शन डी ईसा बॉमैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लांस। अगला सवाल है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए जॉर्ज टैथम ने नवनिश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद शब्द के रूप में प्रयोग किया है, ऑप्शन बी OHK स्पेट ने नवनिश्चयवाद के लिए प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किया है, ऑप्शन सी हंटिंगटन इस विचारधारा से संबंधित थे और ऑप्शन डी हार्टसॉन इस विचारधारा से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हार्टसॉन इस विचारधारा से संबंधित थे। अगला सवाल, प्रकृति आदेशात्मक नहीं है वह अनुमति बोधक है यह कथन कौन से भूगोलवेत्ता का है? ऑप्शन ए जीन ब्रून्स, ऑप्शन बी ब्लांस, ऑप्शन सी कोल्सोवर और ऑप्शन डी ब्लैंचार्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जीन ब्रून्स। अगला सवाल है, रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1889। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1885। अगला सवाल है, प्रवास से संबंधित अंतरायली अवसर मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए स्टोफर, ऑप्शन बी जीफ, ऑप्शन सी वॉलपर्ट और ऑप्शन डी रॉयली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्टोफर। अगला सवाल है, प्रवास के अपकर्षक कारक में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए जनाधिक्य, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी शांति व सुरक्षा और ऑप्शन डी है प्रतिकूल जलवायु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शांति और सुरक्षा। प्रवास के वे कारक जिसके कारण लोग किसी क्षेत्र की ओर या किसी नगर की ओर आकर्षित होते हैं उसको अपकर्ष कारक कहते हैं, जैसे शांति, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और अन्य। और प्रवास के वे कारक जिसके कारण लोग किसी क्षेत्र से दूर होते हैं उसको प्रतिकर्ष कारक भी कहते हैं। अगला सवाल, प्रवास से संबंधित व्यवहारपरक मॉडल किसने दिया है? ऑप्शन ए रॉयली, ऑप्शन बी वॉलपर्ट, ऑप्शन सी स्टोफर, ऑप्शन डी एपर्टली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वॉलपर्ट। प्रवास से संबंधित व्यवहारपरक मॉडल वॉलपर्ट ने दिया है। अगला सवाल है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। भूगोल की ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए रेडजल ने, ऑप्शन बी कांट ने, ऑप्शन सी रिटर ने और ऑप्शन बी डी हम्बोल्ट ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कांट। अगला सवाल है, भूगोल में पृथ्वी की सतह के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध क्रमबद्ध तार्किक वर्णन व व्याख्या की जाती है। भूगोल की ये परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए हंटिंगटन, ऑप्शन बी वुलड्रिज, ऑप्शन सी कांट और ऑप्शन डी हार्टसॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हार्टसॉन। अगला सवाल है, यूनानी भूगोलवेत्ताओं से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए थेल्स ने बताया,
पृथ्वी जल में तस्तरी की तरह तैर रही है। अरस्तु, ऑप्शन बी, अरस्तु विश्व के प्रथम स्वदेशीवादी या टेलियोलॉजिस्ट विचारक हैं। और ऑप्शन सी, प्लेटो ने आगमन पद्धति दी। और ऑप्शन डी, थियोफ्रॉस्टस अरस्तु के शिष्य थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेटो ने आगमन विधि दी। प्लेटो ने आगमन विधि न देकर निगमन विधि दी थी। अगला सवाल है, गणितीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 होमर, 2 थेल्स, अनेक्जिमेंडर 3 और 4 पे एरिस्टोथेनेस। और कूट हैं 1, ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 3 और 4 और ऑप्शन डी में 1 और 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? थेल्स और अनेक्जिमेंडर आते हैं। थेल्स और अनेक्जिमेंडर दोनों को गणितीय भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए, हिस्टोरिका हेरोडोटस, ऑप्शन बी, द रिपब्लिक अरस्तु, ऑप्शन सी, जस्पिरिडियोस हिकेटियस और ऑप्शन डी, द ओशियन पोसिडिनियस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, द रिपब्लिक अरस्तु के द्वारा। तो ये रिपब्लिक और अरस्तु ये सही युग्म नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने स्टीरियोग्राफिक व आर्थोग्राफिक प्रक्षेप दिए? निम्नलिखित में किसने स्टीरियोग्राफिक और आर्थोग्राफिक प्रक्षेप दिए? ऑप्शन ए, इरेस्टोथनीज, ऑप्शन बी, हिप्पार्कस, ऑप्शन सी, पोसिडोनियस, ऑप्शन डी, पिथियस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिप्पार्कस। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, ऐतिहासिक स्मृति, बी, ज्योग्राफिया, सी, प्राकृतिक इतिहास, डी, कॉस्मोस। सूची 1 में 1 37, 2 5, 3 43 और 4 17। तो इस प्रश्न में ए में ऐतिहासिक स्मृतियाँ हैं, इसके 43 खंड है। उसके बाद में ज्योग्राफिया के 17 खंड है, और उसके बाद में प्राकृतिक इतिहास के 37 खंड है और उसके बाद में कॉस्मोस के 5 खंड बताए गए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, भारत में बीए स्नातक स्तर पर भूगोल विषय की शुरुआत 1920 में कौन से विश्वविद्यालय में शुरू की गई? तो ऑप्शन ए, पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी, दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी, मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी, बनारस विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, नेशनल एसोसिएशन जियोग्राफर्स ऑफ इंडिया NAGI की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1982। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1978। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानचित्रावली विश्व मानचित्र संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1960। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1956। अगला सवाल है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सेमिनार का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए है 1956 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है 1968 दिल्ली विश्वविद्यालय और ऑप्शन सी है 1964 मुंबई विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है 1962 पटना विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1956 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। निम्न में से कौन से भूगोलवेत्ता ने आगमन पद्धति व तुलनात्मक अध्ययन का दृष्टिकोण अपनाया? ऑप्शन ए रिटर, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी रेटजेल और ऑप्शन डी
हंटिंगटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हम्बोल्ट नहीं। अगला सवाल है, सिम्बारेज सोटे पर सटकर बताया कि ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी आती है, ये कथन कौन से भूगोलवेत्ता ने कहा है? ऑप्शन ए रिटर, ऑप्शन बी सावर, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी ब्लांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट इक्वेडोर में सिम्बारेज सोटी पे चढ़े थे और उन्होंने बताया था कि ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी आती है। अगला सवाल है, कार्ल रिटर से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए भूगोल के अध्ययन में निगमन पद्धति अपनाई, ऑप्शन बी ये निश्चयवादी भूगोलवेत्ता रहे हैं, ऑप्शन सी ये विश्व का प्रथम ईश्वरवादी विचारक हैं, और ऑप्शन डी अर्धकुंडे को 19 खंडों में लिखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ये सी, ये विश्व का प्रथम ईश्वरवादी विचारक हैं। अगला सवाल है, कार्ल रिटर जितना व्यवस्थित भूगोल का विद्यार्थी कोई नहीं, ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए हॉर्सन, ऑप्शन बी हंटिंगटन, ऑप्शन सी सावर, ऑप्शन डी ब्लास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हॉर्सन। अगला सवाल है, टेब्लो डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ब्लांस, ऑप्शन बी हंटिंगटन, ऑप्शन सी सावर और ऑप्शन डी हॉर्सन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हंटिंगटन। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में सूची 1 में पुस्तक दी गई है, सॉरी पिछले प्रश्न में कुछ गलती हुई है। इसमें आंसर टेब्लो डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस पुस्तक के लेखक ब्लांस हैं, हंटिंगटन नहीं है। अगला सवाल, जिसमें ये सूची सम्मिलित करनी है, तो ज्योग्राफी यूनिवर्स ब्लांस के द्वारा लिखा गया और औजार उस भूमि सावर के द्वारा, वॉल्क और कुंडे रेड जेल के द्वारा और मध्य एशिया हम्बोल्ट के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, प्रारंभ में संभववादी विचारक थे तथा बाद में नवनिश्चयवादी के पोषक बने। ऑप्शन ए सावर, ऑप्शन बी हॉर्सन, ऑप्शन सी हंटिंगटन, ऑप्शन डी ब्लांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सावर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता प्रकृति के व्यावसायिक दोहन के गैर विरोधी थे? ऑप्शन ए सावर, ऑप्शन बी हॉर्सन, ऑप्शन सी रेडजेल, ऑप्शन डी हम्बोल्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सावर। अगला सवाल है, कौन सा भूगोलवेत्ता द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप महाद्वीप में सीमाओं पर विशेष कार्य किया तथा विभिन्न देशों की सीमा विवादों को सुलझाया? ऑप्शन ए सावर, ऑप्शन बी हॉर्सन, ऑप्शन सी हंटिंगटन और ऑप्शन डी ब्लांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी हॉर्सन। अगला सवाल है, 50वां निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए हम्बोल्ट एवं रिटर की मृत्यु 1859 में हुई, ऑप्शन बी हम्बोल्ट व रिटर की मुलाकात 1807 में हुई, ऑप्शन सी हम्बोल्ट व रिटर के जन्म के मध्य 20 वर्ष का अंतर है, और ऑप्शन डी हम्बोल्ट व रिटर दोनों निश्चयवादी विचारक थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हम्बोल्ट और रिटर के जन्म में अंतर 20 वर्ष का है, जबकि इसमें सही अंतर 10 साल का है। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें, और आपने इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।